नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय है चंद्र गहना से लौटती बेर। इसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे इसकी व्याख्या का भाग 2 पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काव्यांश देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील जल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो यहाँ गांव की एक दृश्य दर्शाया गया है, प्रकृति का सौंदर्य, मनोरम सौंदर्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ एक तालाब या कह सकते हैं सरोवर का वर्णन किया है कि कवि पोखर पर बैठकर सागर में या तालाब में उठने वाली लहरों को निहार रहा है और उसी के समीप भूरी घास उग रही है, वो भी हवा के प्रभाव से लहरा रही है। और तालाब में, सरोवर में जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वो रजत का चांदी का एक गोल खंबा हो, जिसे देखकर कवि की आंखें चौंधा जाती हैं, अर्थात उसकी रोशनी से कवि उसको निरंतर नहीं निहार पा रहा है। और उस तालाब की जो उठने वाली लहरें हैं वो पत्थरों से जाकर टकरा रही हैं, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, अर्थात निरंतर वो पानी पीते ही जा रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो पी रहे पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी में मानविकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ एक पत्थर पर निर्जीव या प्रकृति के अंग पे मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। तो भावार्थ देखते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ वे मेड़ पर, पोखर पर जहाँ बैठे हुए हैं, उसकी दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास भी हवा के प्रभाव से हिलने लगी है, मानो आकाश में पतंग उड़ रही हो। कि जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पे एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई देता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है, गड़ रहा है, उसकी आंखों में कौंध रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं, तब तब तालाब का जल जाकर पत्थर को भिगो रहा है, अर्थात जब तालाब की लहरें पत्थरों से टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। यह इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वो जो लहरें हैं तालाब की, वो निरंतर पत्थरों से टकरा रही हैं, इसलिए उनकी प्यास नहीं बुझी है और न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी, अर्थात ये कब लहरें पत्थरों से टकराना बंद होंगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। अगला काव्यांश है। चुपचाप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीले गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ वर्णन किया है कि जब उसमें तालाब में, सरोवर में एक बगुला ध्यान मुद्रा का ढोंग करके और शिकार के लिए, मछली की शिकार करने के लिए खड़ा है, लेकिन जब उसकी मछली की चंचलता को देखता है, हिलती ढुलती दिखाई देती है, तो वो अपनी ध्यान निद्रा को
तोड़कर तुरंत प्रभाव से अर्थात स्फूर्ति से उसको अपने चोंच में दबा लेता है और अपने गले के अंदर उतार लेता है। और वहीं पर एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने श्वेत पंखों के झपाटे मारकर तुरंत ही जल में से एक स्वच्छ उजली अर्थात स्वच्छ सफेद चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर अर्थात अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में दूर उड़ जाती है। तो इसका वर्णन पूर्ण भावार्थ के रूप में देखते हैं। कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पैर डुबोए खड़े खड़े सो रहे हों, अर्थात ध्यान का वो ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती ढुलती महसूस होती है या दिखाई देती है तो वो अपनी चोंच तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली को पकड़ कर निकल जाता है। तो वो अपनी ध्यान निद्रा तोड़ देता है और पूरी स्फूर्ति के साथ पानी में चोंच डालकर मछली को पकड़ता है और गले के अंदर डाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के या काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नजर रख रही है। जैसे ही उसे जल के अंदर मछली नजर आती है वह बिजली के समान तेज रफ्तार से अपने सफेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई गोता लगाकर अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है। उस चमकती हुई मछली को वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है, दूर तक उड़ जाती है। अगला काव्यांश है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है मैं यहाँ स्वच्छंद हूं जाना नहीं है। तो अब उसके समीप ही एक ऊंची भूमि के बारे में बताया है जिसके दूसरी तरफ रेलवे पटरी है। तो उसके बारे में स्पष्ट किया है कि उसको देखकर कवि को याद आता है कि अभी उसके ट्रेन का समय नहीं हुआ है, जब तक मैं स्वच्छंद हूँ आज़ाद हूँ और अभी मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी मैं कुछ समय और इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार लेता हूँ। तो यहाँ ट्रेन और टाइम जैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। भावार्थ देखते हैं। कवि जहां बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं अर्थात आनंद ले रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची हो गई है जिसके पार देखा नहीं जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है जहां से कवि वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी उनके ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है, अभी उनके ट्रेन का वक्त नहीं हुआ है। इसलिए कवि पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य बैठकर सभी जगह ताक ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले आ रहा अर्थात निहार निहार कर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहा है। ये सब उन्हें बहुत ही आनंददायी लग रहा है क्योंकि शहर में उन्हें रोज रोज ऐसे सौंदर्य देखने का मौका नहीं मिलता है। अगला काव्यांश है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो यहाँ चित्रकूट की बेढंगी चौड़ी और ऊंची पहाड़ियों के बारे में बताया है कि वो दूर दूर तक फैली हुई है और बांझ अर्थात बंजर भूमि का भी दृश्य दर्शाया है कि वहाँ वो उपजाऊ भूमि नहीं है, वहाँ केवल रीवा के कांटेदार और कुरूप बदसूरत वृक्ष खड़े हुए हैं। भावार्थ प्रस्तुत है कि कवि की नज़र खेतों से उठकर दूर जाती है तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आती हैं, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक
फैली हुई है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई है। कवि को ये पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली नहीं है। अगला काव्यांश है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टेंटे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टेंटो टेंटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो यहाँ पक्षियों का वर्णन किया है, उनके स्वर का। तो पूर्व में बताया है कि सुग्गे का अर्थात तोते का जो मधुर ध्वनि है, मधुर रस टपकता रहता है टेटे के स्वर में, टेटे की आवाज में। और वहीं वन स्थली का हृदय चीरता हुआ असमान रूप से उसका स्वर, कभी तीव्र तो कभी मंद, सारस का टेटो टेटो का स्वर सुनाई देता है। तो इन स्वरों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं सारस के इस युगल जोड़े के साथ मैं भी इनके समक्ष या इनके साथ घूमूं फिरूं। आगे बताया कि हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी को सुनूं, इस पूरे चप्पे चप्पे को मैं अपने मन से, आंखों से निहार लूं, हृदयंगम कर लूं। देखिए भावार्थ, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती तोते और सारसों की मधुर आवाजों का वर्णन किया है। कवि को बीच बीच में तोते की टे टे की ध्वनि सुनाई देती है, जो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है, और उसका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है कि मैं भी इसके मधुर स्वर से अपना स्वर मिलाऊं। इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। अर्थात कभी तो उसका स्वर मंद होता है, कभी तीव्र होता है। वास्तव में यह है सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है, जो उनका युगल जोड़ा है तो उनमें आपसी प्रेम है, उसी का संगीत है, जिसे सुनकर कवि ये कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर सारसों के उन जो सारस युगल जोड़ा है उनके सच्चे प्रेम की कहानी सुने, ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ न हो और वो उड़ न जाए। तो इस प्रकार से ये अध्याय की व्याख्या पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।